आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर आपके सामने वो ख़बर रखी जाएगी कि जिसमें पाकिस्तान में नए इंतखाबात की गूंज सुनाई दे रही है, और उसके अलावा शाहिद खान अब्बासी ने जिन राज़ों से पर्दा चाक किया है उसके पीछे की हकीकत क्या है। और फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत है 13 रुकनी बेंच की मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से, उसमें जो एक चीज़ डिस्कस की गई है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है वो क्या है। और फिर उसके अलावा ये बताया जाएगा कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो आगे बढ़ने की जद्दोजहद किस तरीके से कर रही है। पहली बात से आगाज़ करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने नए इंतखाबात कराने का मुतालबा करवा दिया। उन्होंने कहा जी, धांधली ज़दा और मुदाखलत ज़दा ये इंतखाबात थे, जीतने और हारने वाले दोनों नताइज तस्लीम नहीं कर रहे। तो ये ANP के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन, उन्होंने कहा जी दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। इसमें कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अराकीन ने, जो अभी मेन टियर लीडरशिप में तो हैं लेकिन वो सियासी ओहदा उनके पास है, उनके पास इंतज़ामी ओहदा कोई नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए हैं उनकी जीत भी इस तरीके से बनी है कि उनको फॉर्म 47 नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने 5-5 करोड़ दे के फॉर्म 47 लिए हैं कि चलें। अपनी ही जीत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 5-5 करोड़ रुपया दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो दूसरे हैं उनको जिस तरीके से जितवाया गया उसके ऊपर तो एतराज़ात रहेंगे। अब इसको लेके मैंने ये बात रिपोर्ट की थी कि कराची में कुछ शख्सियात जो बैरून मुल्क चली जाना चाहती थी, उनको क्लेम कर रही हैं सायरा बानो साहिबा कि उनको ये कहा गया कि आपने मुल्क नहीं छोड़ना, 5 से 6 माह के अंदर इलेक्शन होंगे, और इस बात को भी 3 माह गुजर चुके हैं। और अब आके ये अपोजिशन जमातें ये फैसला कर चुकी हैं कि नए इंतखाबात का ही जो बयानिया है वो अपनाया जाएगा अपनी मुख्तलिफ कंपेन्स के अंदर। जिस तरीके से जमात इस्लामी वो धरने का भी ऐलान कर रही है कि धरना देंगे मौजूदा बजट के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से, लेकिन उसमें यही बात होगी कि 2024 के जो इलेक्शन थे वो धांधली ज़दा थे। उसमें अमेरिका को बाकायदा तौर पे बनाया जाएगा कि अमरीकी करारदाद जो पेश हुई है उसके तनाजुर के अंदर आपको फैसला करना चाहिए। अब कासिम सूरी साहब ने यह क्लेम किया है कि इधर इन्होंने करारदाद पास की है तो उधर जाके वो अमेरिकन एम्बेसी में गए हैं और जाके पांव पड़ गए हैं। ये वो कासिम सूरी साहब क्लेम करते हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने वहां पे जाके माफी मांगी है कि ये करारदाद जो थी ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, इसे पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ही देखा जाए। अब अपोजिशन जमातें इसी बयानिए के ऊपर चलना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि तहकीकात हो 2024 के इलेक्शन की। उनका बयानिया ये नहीं होगा कि मुल्क के अंदर बजट जो है वो बनाया जा रहा है और आवाम से जो है वो ज्यादती हो रही है। उनका ये बयानिया नहीं होगा कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। उनका बयानिया ये होगा कि नए इंतखाबात करवाए जाएं, इस हुकूमत को अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। अब इस नैरेटिव को किस हद तक अवाम बाय करते हैं और सीरियसनेस कितनी दिखाई जाती है, एक सवाल है। दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा जमीन बेचने पर टैक्स लगा दिया गया, लेकिन हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छूट दी गई है, और कल को अवाम ये पूछेंगे कि इनको इस्तिस्ना मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने क्लेम किया कि नॉन फाइलर की कैटेगरी मौजूद है, सिर्फ सैलरी क्लास 45% अगर टैक्स देगी तो कोई नॉन फाइलर आपको 45% टैक्स नहीं देगा। तो फिर किस तरीके से आप मुल्क को चलाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि बजट अवाम पे जुल्म है। IMF ने कहा था ज़राअत और रियल स्टेट पे टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। क्या IMF ने ये कहा कि ईरान से पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग के ऊपर आप कार्रवाई ना करें। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं उनका जो क्लेम है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि 500 अरब रुपया जो है वो MPAs और MNAs को जाना है और उसमें से भी करप्शन होती है, असल करप्शन वहां पे होती है। फिर ये जो निकात उनकी तरफ से उठाए गए हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो वापडा या डिस्कोज की पेमेंट्स हैं, जो वाजबात हैं, उनको निकलवाने के लिए हुकूमत बेबस दिखाई देती है। और हुकूमत ने उस पर एक नया एक्शन प्लान तरतीब दिया है कि उसको ऐसे लोगों से जिम्मेदारियां लेके निकलवाया जाए जिन लोगों का एक टैका है। अब वो किस हद तक ये चीजें जो है मैनेज हो पाएंगी, क्योंकि इसमें अगर आप उधर की इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं तो दूसरी तरफ अभी के तनाजुर में ये सवाल उठाया जाता है कि क्या आप हुकूमत चला रहे हैं, तो फिर वो बात कहां तक जाएगी। दूसरी तरफ जो बात है मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से, जस्टिस मुनीब ने पूछा कि सर्टिफिकेट जो जमा करवाए गए थे वो गलत थे, तो उस पर जवाब दें कि किस तरीके से गलत थे। सिकंदर बशीर ने जवाब दिया
कि कागजात नामजदगी में आज़ाद का ब्लैंक का मतलब आज़ाद होता है। सर्टिफिकेट जमा कराते वक्त जब चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए तो कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं थे। अब इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत थी, मैंने एक बात पहले भी की थी कि 2019 में जब फाटा का इंतजाम हुआ था तब वहां पे जो इलेक्शन हुए थे तो उन आज़ाद उम्मीदवारों ने बीएपी में शमूलियत इख्तियार की थी, जो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, लेकिन उसे पार्लिमानी पार्टी भी माना गया, फहरिस्तें भी जमा नहीं करवाई गई थी। वो फहरिस्तें जो हैं वो फिर से उनको टाइम फ्रेम दिया गया कि इतने अरसे के अंदर फहरिस्तें जमा करवाएं, तमाम तर उसका अमल दोबारा होगा, यानी उस पर स्क्रूटनी होगी, उस पर कागजात नामजदगी पे एतराज़ लगाए जाएंगे, फिर वो अगले दिन जाके आप उस पर तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी बात कर सकते हैं, फिर उसको जाके अगले दिन फिर पहली फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी, फिर उसके ऊपर जो एतराज़ात लगे होंगे उसको सुनने के बाद फिर दूसरी फहरिस्त लगाई जाएगी, फिर कागजात नामजदगी वापस लेने के दिन आएंगे, यानी पूरा एक टाइम फ्रेम दिया गया था। तो उसको बाकायदा तौर पे आज की समात में हिस्सा बनाया गया। आज ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पे सारा कुछ ना डालें, इलेक्शन कमीशन पहले ये देखे कि उसने क्या किया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए भी मखसूस नशिस्तों का तयन किया था, लेकिन बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें अलॉट नहीं की थीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का स्टेटस भी क्लियर नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मौके के ऊपर ये रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं है, वो किसी भी जमात के अंदर शामिल हो सकते हैं। अदालत ये चाहती है कि किसी को कम ज्यादा नशिस्तें ना चली जाएं, जिस सियासी जमात का जो हक बनता है उसे वो मिलना चाहिए। जब उन्होंने ये बात की तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आर्टिकल 51 की तशरीह करते वक्त इतने दिन गुजर गए थे, क्या कुछ मुश्किल है समझने में? आइन कैसे बना है, क्यों बना है, अदालत ने तब्दील नहीं करना। मेरे सामने जो आइन का पैटर्न आएगा उसी तरह मैं देखूंगा कि हक क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को देखना है। इस मौके के ऊपर जस्टिस मंसूर साहब ने फिर ये बात कही कि उन्होंने कहा जी कि हम चीफ जस्टिस की तरह बहुत ज़्यादा खुले दिमाग के नहीं है कि एक बार आइन को पढ़ लें तो हमें समझ आ जाए, तो हम जैसे कमज़ोर लोगों को भी समझाने के लिए आप बताएं। वकील साहब को कहा। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा फॉर्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद उम्मीदवार बना दे। इस पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आज़ाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था, क्या हमारे सामने कोई आज़ाद उम्मीदवार आया था? तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने वो हवाला दिया इलेक्शन कमीशन के वकील से, कहा कि 2022 और 2024 में एक ही मामले के ऊपर दो मुतजाद फैसले करने पर सवाल उठाया जाता है कि साबिक फाटा के कुछ एमपीएस को सूबाई असेंबली में बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कोई रुकन ना होने के बावजूद भी बीएपी में शमूलियत की मंजूरी दी गई थी और पेशगी फहरिस्त ना होने के बावजूद भी मखसूस नशिस्तें दी गई थी। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो जो फैसला था वो इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था, मौजूदा फैसला जो है वो पूरे इलेक्शन कमीशन ने मिलकर किया। अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की गई उसका फॉर्मूला और दस्तावेजात मंगवा ली कि आप उसे लेके आए कि दोनों अदवार में किस तरीके से कहा। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर ये बात कही, उन्होंने कहा जी कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो वो बताए। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं है। अगर धांधली हुई है तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ है। हारने वाला भी ये कहता है कि इंतखाबात ठीक नहीं है और हम इदारे की कदर नहीं करते। बाद में अदालत ने ये जो समात है इसे कल 11 बजे तक 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। लेकिन इस पे जो सवालात उठे हैं और साथी जजेस के दरमियान जो फिर मुकालमे हुए हैं उससे ये बात तो देखने में आती है कि एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब उनके नज़रियात और उनका स्टैंड एक है, फिर दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उनका स्टैंड जो है वो 4-5 जजेस का एक तरफ है। तो अब इसके ऊपर जो दलाइल दिए जा रहे हैं और जिस पे जवाबी तौर पे ये भी बात करते हैं तो वो अब देखना है कि किस पैराए के अंदर बात होगी इस पूरे मामले में, जहां हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी सतह के ऊपर भी चीज़ें जो है वो कंट्रोल के अंदर नहीं है, सियासी सतह के अंदर भी कंट्रोल के अंदर नहीं है, समत क्लियर नहीं है। तो किस तरफ को जाएंगे, हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे, वो किसी को भी मालूम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें कि उसके अंदरूनी तौर पे क्या हो रहा है तो बानी पीटीआई ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी को रोक दिया है। कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की हिदायत पे कायम 7 रुकनी कमेटी जो है
वो पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेगी। जिस तरीके से अली जैदी साहब ने कहा, मेरा तो दिल करता है मैं खान के साथ गले मिलकर रहूं, लेकिन मैं क्यों करूं कि जब मुझ पे बातें होंगी ये आगे इस तरह। इसकी जो सरबराही है वो शाह महमूद कुरैशी करेंगे। कमेटी में असद कैसर साहब होंगे, हामिद खान साहब होंगे, शहरियार अफरीदी साहब होंगे, बैरिस्टर गौहर होंगे, शिबली फराज होंगे, शानदाना गुलजार भी कमेटी में शामिल हैं और वो खवातीन के केसेस और उनके पार्टी छोड़ने की वजूहत पर रिपोर्ट देंगी। जिसके बाद कमेटी जो है वो अपनी नामों की फहरिस्त जो है वो बानी PTI को भेजेगी, जो फिर हतमी फैसला करेंगे। पार्टी क़यादत ने खान साहब की रिहाई तक किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी को रोक दिया है और बानी PTI की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर तो कहते हैं कि ऐसी कोई कमेटी बनी नहीं है जो इनकी वापसी को देखेगी, लेकिन बातचीत तो हो रही है। लेकिन वापस आने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है, उन लोगों पे एतराज उठाते हैं। जिस तरीके से शिबली फराज साहब के ऊपर बहुत एतराज उठाए जा रहे हैं, वो फवाद चौधरी साहब ने भी उठाए हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने भी वापस आना है। हामिद खान साहब भी फवाद चौधरी साहब की वापसी के मुखालिफ हैं। बहुत सारे लोग उनको हामिद खान साहब से भी इख्तलाफ है, शिबली फराज साहब से भी है। देखना ये है कि इसमें से क्या निकलता है और कब तक निकलता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।